नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का पिटारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि आरओई क्या होती है और आरओई का इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में निवेश करने से पहले हमें कई पैरामीटर को देखना और परखना होता है। इन्हीं में से एक है आरओई। और आरओई से बताता है कि किसी कंपनी में निवेश करना सही है या नहीं, इसमें हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं कि स्टॉक मार्केट के इस लेसन में आज हम जानेंगे कि आरओई क्या होता है। आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है और जो हमें बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट बना रही है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो एक ऐसा वित्तीय अनुपात जो कि शेयर होल्डर्स के निवेश पर कंपनी के प्रॉफिट कमाने की क्षमता को मापता है। इस प्रकार रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कंपनी के निवेश पर प्रतिशत के रूप में प्रॉफिट बताता है। तो दोस्तों, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरओई को कंपनी की नेट इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शेयर होल्डर्स इक्विटी का भाग देकर प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। तो दोस्तों, हम इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि आरओई को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। तो दोस्तों, आरओई होता है नेट इनकम अपॉन टोटल इक्विटी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कंपनी है, एक कोई कंपनी एबीसी और दूसरी है XYZ। तो दोस्तों, एबीसी का ईबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, इसका 10,000 है, जबकि इसका 12,000 है। तो दोस्तों, इस कंपनी पर ब्याज लगभग 2,000 का इसने इंटरेस्ट लिया है, जबकि इसने 1,000 का लिया है। तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, इसका ब्याज को घटा के 8,000 रुपये, जबकि XYZ का हो जाएगा 11,000। तो दोस्तों, लगभग 30% टैक्स अगर हम दोनों कंपनी से काट दें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है वो एबीसी का 5,600 बचता है, जबकि XYZ का 7,700 बचता है। और यहाँ पर शेयर होल्डर कैपिटल को आप देखेंगे दोस्तों, तो वो आपकी आ रही है 12,000, इसकी XYZ की 18,000। रिजर्व है एबीसी के पास में 5,000, जबकि XYZ के पास 7,000 है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो एबीसी के पास 3,000 है, जबकि XYZ के पास कोई नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर नेटवर्थ अगर मिलाएंगे दोस्तों, तो एबीसी की नेटवर्थ यहाँ पर हो रही है वो है 20,000 रुपये, जबकि XYZ की नेटवर्थ जिसको हम शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं वो है 25,000 रुपये। तो दोस्तों, अब अगर हम हमारा फॉर्मूला था आरओई निकालने का कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये यहाँ पर हमने हमारी नेट इनकम है 5,600 और शेयर होल्डर्स इक्विटी है यहाँ पर 20,000 इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा आरओई आ रहा है 28%, जबकि XYZ का आरओई आ रहा है 7,700 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 अपन 30.8%। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि एक कंपनी का आरओई 28% है, जबकि इसका 30.8% है। तो यहाँ पर नेट इनकम कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर जानना है कि नेट इनकम क्या होती है तो बता देते हैं कि नेट इनकम किसी भी कंपनी के साल भर के सारे खर्चों को मिलाकर, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स आदि निकालने के बाद जो बचती है वो नेट इनकम होती है या पेट भी कहा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये कंपनी आपको किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में आसानी से मिल जाएगा। अगर हम बात करें शेयर होल्डर इक्विटी की, तो ये वो पैसा होता है जो कंपनी के ओनर्स द्वारा कंपनी में लगाया जाता है और ये सभी कंपनी के दायित्वों में सभी एसेट की वैल्यू घटाने के बाद बचता है। इसका मतलब कि लिएबिलिटी और असेट को सेटल करने के बाद शेयर होल्डर इक्विटी बचता है। आप सीधे बैलेंस शीट की लिएबिलिटी साइड में भी इसको देख सकते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व शामिल होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं कि आरओई के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आरओई किसी कंपनी के शेयर को चुनना है या नहीं, इसके लिए आपको निर्णय लेने में मदद करता है। तो ये बताता है ग्रोथ रेट का अनुमान लगाने में सहायक होता है। आरओई किसी कंपनी की ग्रोथ को प्रभावी तरीके से पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और ये रेशो किसी भी कंपनी के स्टॉक और डिविडेंड की ग्रोथ का पता लगाने में मदद करता है। ग्रोथ की स्थिरता का आकलन करता है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ की स्थिरता को हम मापना चाहते हैं तो आरओई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप किसी कंपनी के करंट ईयर के आरओई को देखोगे तो ये बढ़िया आरओई है। ये आरओई उस कंपनी की संपूर्ण स्थिति नहीं बताता, लेकिन आपको कंपनी के पिछले कुछ वर्षों के आरओई को देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी अच्छा आरओई मेंटेन कर पा रही है या नहीं। थर्ड, ये आपसे उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियों, अगर आप जैसे कि आईटी सेक्टर की दो कंपनियों के आरओई की तुलना करेंगे तो उसमें भी बता देगी कि जिस कंपनी का आरओई ज़्यादा है उसका रिटर्न मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ये बताता है आरओई। अब प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए आरओई का उपयोग हम करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को, कई बार एक ऐसा आरओई जो किसी कंपनी के आरओई की तुलना में कम है परंतु फिर भी ये एक अच्छा आरओई हो सकता है, क्योंकि हाई आरओई स्मॉल इक्विटी के कारण भी हो सकता है और जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क को इंगित करता है। लेकिन जब यही आरओई हाई आरओई अपने ज़्यादा प्रॉफिट के कारण हो तो इसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कितना आरओई बढ़िया होता है इसके जवाब में आपको बता देते हैं कि वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया गया है, ये सभी कंपनियों के लिए अलग होता है, लेकिन आमतौर पर लगभग 15 से 20% का जो आरओई है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और 10% से कम आरओई वाली कंपनियों को हम पुअर आरओई वाली कंपनियों की श्रेणी में रखते हैं। अब आरओई का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, अगर किसी कंपनी का हाई आरओई है तो हमें बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है, एफिशिएंट है और ये मैनेजमेंट किए गए इन्वेस्टमेंट से अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। अगर आरओई पिछले कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ रहा है तो ये संकेत करता है कि मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स को लेकर तत्पर है। लेकिन एक लो आरओई हमें बताता है कि कंपनी को सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि मैनेजमेंट अपनी आय को ऐसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि अनप्रोडक्टिव हो। तो दोस्तों, ये आरओई की हमने एक इंटरप्रिटेशन किया है और इसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि वैसे आरओई की कंपनी को परखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशो माना जाता है, परंतु इसके बावजूद भी आरओई की कुछ सीमाएँ हैं, जैसे कि हम किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को आरओई से जज नहीं कर सकते। माना दोस्तों कि अगर किसी कंपनी का आरओई अगर नेगेटिव है तो दोस्तों उसको हम आरओई के जरिए हम उसको नहीं बता सकते कि इसमें कैसा इसका परफॉर्मेंस है। इसके अतिरिक्त अगर इकोनॉमी की चाल बहुत स्लो है तो आरओई भी हमारा गिर सकता है। आरओई के द्वारा कंपनी को जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। आरओई को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, शेयर बायबैक, कैपिटलाइजेशन पॉलिसी। मतलब शेयर अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं जिससे उसका आरओई बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर आरओई को प्रभावित करते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि क्या ज़्यादा आरओई वाली कंपनी अच्छी होती है, तो हम कई बार किसी एक सेक्टर की दो कंपनियों को उनके प्रॉफिट को देखकर गलती कर बैठते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी क्या वास्तव में सही होती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कंपनी है राम और दूसरी श्याम, जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स राम का 60,000 है जबकि श्याम का 90,000 है। जब दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर राम टैक्स लगा 30% तो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है राम का 42,000 जबकि श्याम का 63,000। तो दोस्तों, शेयर होल्डर कैपिटल राम के पास 1 लाख है जबकि श्याम के पास 1.5 लाख है। रिजर्व राम के पास 50,000, श्याम के पास 2 लाख। तो इसकी नेटवर्थ जो हुई शेयर इक्विटीज़ 1.5 लाख जबकि इसकी 3.5 लाख हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर देखोगे कि राम का आरओई 28 है जबकि श्याम का 18%। तो इस उदाहरण में आपने देखा कि श्याम का लाभ राम की तुलना में ज़्यादा है, परंतु राम का आरओई राम लिमिटेड का ज़्यादा है और राम लिमिटेड द्वारा लगाई पूंजी पर ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, इसलिए यहाँ राम लिमिटेड निवेश के हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है। दोस्तों, इसको हम एक रियल एग्जांपल से भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है, वो आपको मैं लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ एक हम कंपनी को लेकर आए हैं, उसका नाम है टीसीएस। तो दोस्तों, टीसीएस का अगर हम बात करेंगे आरओई यहाँ पर बता रहा है 42 है, जो कि एक हाई आरओई है, जो कि इशारा करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों से अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे रही है।
तो दोस्तों मेनली 15 से 20% आरओई का अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका यहाँ 42% है जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर इसका हम आगे वो भी देख लेते हैं कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, तो वो आपको बता देगा कि इसका आरओई कैसा है। दोस्तों यहाँ देखिए इसका आरओई का चार्ट बताया है, जो कि आपको बताएगा कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट कैसा है। ये दोस्तों यहाँ 2017 से इसका चार्ट बताया है कि जो कि 33 था। 18 में अगर आप देखेंगे इसका चार्ट तो वो 32 है, 19 में 38, 20 में 43 और 21 में इसका आरओई लगभग 42 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर का 42% रिटर्न इक्विटी है। 3 साल का अगर देखेंगे इसका रिटर्न इक्विटी तो 41 है, और 5 ईयर का अगर मिला के देखेंगे इसका रिटर्न इक्विटी तो 38.16% है, जो कि बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो था रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। ये आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लगाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।